वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, विश्व का इतिहास के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वशाली कोई घटना, कोई इवेंट है तो वो है फ्रांस की राज्य क्रांति 1789। फ्रांस की राज्य क्रांति ने दुनिया भर को प्रभावित किया। तत्कालीन और बाद के जितने भी देश हैं उनकी व्यवस्था को इस क्रांति ने परिवर्तन किया। तो यहां सबसे पहला प्रश्न तो उठता है, व्हाट इज द मीन बाय रिवोल्यूशन, या क्रांति के क्या कारण या क्या उसका अर्थ है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों को समझने से पहले, उन परिस्थितियों को समझने से पहले हम देखेंगे कि क्रांति का क्या अर्थ है, क्रांति से क्या मीनिंग है। क्रांति का मतलब आमूल चूल परिवर्तन होना। जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उन व्यवस्था में एकदम से परिवर्तन हो जाना। तो ये परिवर्तन तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम परिस्थितियों में परिलक्षित होता है। तो यही परिवर्तन, यही आमूलचूल जो परिवर्तन हम फ्रांस में देखते हैं कि क्रांति से पूर्व क्या परिस्थितियां थी और क्रांति के बाद अचानक परिस्थितियां बदल गई। इसी कारण से इस घटना को विश्व के इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो क्या ये क्रांति अचानक हुई? क्या इस क्रांति की कोई योजना बनी? क्या इसके कोई नेतृत्वकर्ता थे? क्या उन्होंने इसकी कोई विशेष तैयारियां की? क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया या प्रशिक्षण दिया गया? ऐसे बहुत सारी जिज्ञासाएं एक विद्यार्थी के नाते हमारे दिलो दिमाग में कौंधती है। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो ये पाते हैं कि ऐसा लगता है कि इस प्रकार की कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया गया था। तत्कालीन फ्रांस में व्यवस्थाओं का इस प्रकार से दुरुपयोग किया गया। तत्कालीन जो सत्ता वर्ग है या जो धार्मिक वर्ग था, उसने प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग किया और एक तीसरा वर्ग जो बहुत आम जनता थी उसके साथ में उन्होंने भारी अन्याय किया था। इसलिए कह सकते स्वस्फूर्त ये घटनाक्रम था जिसमें धीरे 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 सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़ते गए। तो आरंभ हम देखते हैं कि वैचारिक रूप से जो दार्शनिक है या जो विचारक है या जो लेखक हैं, कवि है, इतिहासकार है, इन लोगों ने वातावरण बनाया, लेकिन धीरे 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 परिस्थितिवश सभी लोग इसके अंतर्गत जुड़ते गए। तो हम देखते हैं कि 1789 की क्रांति ने 20वीं शताब्दी की पूरे 20वीं शताब्दी तक के पूरे यूरोप और पूरी दुनिया को नई दिशा प्रदान की और यहां से जो अधिनायक तंत्र है उसके खिलाफ में लोग खड़े हुए और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकतंत्र की आवाज उठने लगी। तो ये सवाल उठता है कि इसके क्या क्या कारण थे, फ्रांस की जो राज्य क्रांति उसके क्या क्या कारण थे। तो पुरातन जो व्यवस्था है, ऑल्ड रिजिम, उसके प्रति जनता में गहरा असंतोष था और जो गंभीर सामाजिक विषमता इन लोगों ने उत्पन्न कर दी थी, राजनीतिक निरंकुशता उत्पन्न कर दी थी, प्रशासनिक और आर्थिक रूप से अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी, उससे जन सामान्य इन लोगों के खिलाफ में खड़ा हो गया। और रोचक तथ्य यह है कि इस क्रांति का नेतृत्व जो निम्न वर्ग के वैचारिक जो लोग थे, विचारक थे, उन लोगों ने विशेष से इसका नेतृत्व किया था। देखिए, डेविड थॉमसन
जो एक बहुत बड़े विचारक है, उन्होंने यूरोप सिंस नेपोलियन में लिखा है कि ये एक विरोधाभास है कि 1789 में फ्रांस में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति या शक्ति ने क्रांति की कामना नहीं की थी। क्रांतियां कई बार शुरू हो जाती है, जैसे कि युद्ध शुरू हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों ने उनकी निश्चित कामना की थी। ऐसा इसलिए हो जाता है कि लोगों ने चाहा कुछ और था, लेकिन परिस्थितियों के कारण एक विशेष समूह ने उन्हें क्रांति या युद्ध में उलझा दिया। तो इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि लोग क्रांति नहीं चाहते थे, लेकिन जिस स्वरूप में वो हुई, जिस तरीके से वो हुई, ऐसा किसी प्रकार का खाका तैयार नहीं किया गया था। लेकिन धीरे 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 तमाम लोग उसके साथ में जुड़ते गए। 1789 में एस्टेट जनरल के अधिवेशन में फ्रांस के शासक एवं विशेषाधिकार युक्त वर्गों की सुधार विरोधी हठधर्मिता के कारण फ्रांस के कृषकों, मजदूरों, मध्यम वर्गीय लोगों ने विवश होकर क्रांति का झंडा बुलंद कर दिया। परिवर्तन समय की मांग थी। इस मांग को फ्रांस के शासक और विशेषाधिकार युक्त वर्ग ने पहचाना नहीं। उनकी अतिवादी हठधर्मिता की परिणति उनके स्वयं के विनाश के रूप में हुई और जन सामान्य ने पाया कि आमूलचूल परिवर्तन या क्रांति का तोहफा एक ऐसा तोहफा जिसने विश्व के इतिहास को दिशा प्रदान की। तो परिस्थितियां अपने आप ही फ्रांस के उस वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने पैदा कर दी थी, जिसके कारण से गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था और जन सामान्य आम लोग जो टैक्स चुकाते थे उनके पास सुविधा नहीं थी, जो कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 95% था। उसमें से 80% किसान थे, कृषक, मजदूर और आम जनता। विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग था उससे त्रस्त थी। इस कारण से वो एक इंतजार में थे और 1789 में वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सारा का सारा जो वर्ग है, इन दो विशेषाधिकार वर्ग में पहला वर्ग जो है पादरी वर्ग का था, जिसको वहां पर 3 स्टेट माने जाते हैं कि 3 वर्ग थे। पहला पादरी वर्ग जो बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त युक्त वर्ग था, जो टोटल पॉपुलेशन का बहुत कम परसेंटेज था। फ्रांस में कुल 5 लाख भी ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन सुविधाएं उनको जबरदस्त थी। दूसरा वर्ग जो है विशेषाधिकार प्राप्त जो शासक वर्ग है या सत्ताधीश है, कुलीन वर्ग है, कुलीन एलिट ग्रुप, इनको भी बहुत ज्यादा सुविधाएं प्राप्त थी। इसमें सामंत भी थे, राजघराने के लोग थे या इनके नियुक्त इनके परिवार के लोग थे। इनकी संख्या भी 5 लाख के आसपास थी। इन लोगों को भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। जमीन से लेकर के हर चीज इनके लिए मुफ्त थी। लेकिन ये आम जनता के ऊपर, कृषक, मजदूर, किसान और इनके ऊपर ये कारीगर, इनके ऊपर अत्याचार करते थे। तीसरा वर्ग जो 90% से ज्यादा था वो आम जनता थी, जो कि किसी भी प्रकार की सुविधाओं से वंचित थी। तो ये 3 प्रकार के वर्ग थे। उसमें से तीसरा जो बड़ा वर्ग है वो पहले 2 वर्गों के खिलाफ में खड़ा हो गया। इसी को ही क्रांति का नाम दिया गया। प्रथम जो, अब हम इसका डिटेल में यदि देखें तो प्रथम जो वर्ग है जिसको प्रथम स्टेट कहा गया है, उसमें पादरी वर्ग या क्लर्जी वर्ग आता था और ये राज्य के चर्च को संभालते थे और इनकी सुविधाएं, इनका वर्चस्व इतना जबरदस्त था कि ये कहा जाता था कि राज्य के भीतर एक राज्य की तरह है, ए स्टेट विद इन द स्टेट। क्लर्जी वर्ग की ये स्थिति थी। उच्च पादरी वर्ग अत्यधिक समृद्ध एवं संपन्न था। इनके अधिकार में फ्रांस की भूमि का 1/5वां हिस्सा पूरा का पूरा था, जिसमें प्रचुर आबंदी होती थी। इसके अलावा चर्च कृषकों से धार्मिक कर, टिच भी वसूल करती थी। चर्च का अपना प्रशासन था, अपने न्यायालय थे। चर्च स्कूलों, अस्पतालों एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं का संचालन करती थी। उच्च पादरी वर्ग के लोग कर भार से बिल्कुल मुक्त हुआ करते थे। उनमें से अनेक लोग अपने धार्मिक
कर्तव्यों से विमुख होकर ऐश्वर्य और भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास अपने दुर्ग थे, यानी कि उनके कैस्टल्स थे, उनके महल थे, बेशकीमती वस्तुएं थी। उदाहरण के लिए स्ट्रेसबर्ग के आर्क बिशप की वार्षिक आय लगभग $3 लाख थी और वे अपने भव्य महल में दरबार लगाता था। उसकी रसोई में खाने बनाने की डेगचियां भी चांदी की हुआ करती थी। उसके अस्तबल में अतिथियों के विलास के लिए लगभग 180 घोड़े हुआ करते थे। एक बिशप की, ये तो आर्क बिशप की स्थिति है, एक बिशप की वार्षिक आमदनी लगभग $50,000 थी। अनेक बिशप वर्साई के महल में रहते थे और वहां के विलासितापूर्ण जीवन का संपूर्ण आनंद लेते थे। दूसरी ओर निचले दर्जे के पादरी, लोअर क्लर्जी, यद्यपि निष्ठापूर्वक धार्मिक कार्यों में लगे हुए होते थे, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आम जनता के बीच में धार्मिक कार्यों का संपादन ये निम्न वर्ग के पादरी करते थे, लेकिन वो किसी प्रकार का उनको कोई सुविधा नहीं थी। इसी कारण से वैमनस्यपूर्ण तरीके से जब क्रांति का बिगुल बजा तो ये जो पादरी वर्ग है, निम्न क्लर्जी वर्ग, वो आम जनता के साथ में जुड़ गया। तो ये प्रथम जो एस्टेट है उसके लोग जो क्लर्जी या पादरी वर्ग के, दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्ग था वो था कुलीन तंत्र या नोबेलिटी, जिनकी संख्या परिवार सहित पूरे फ्रांस में लगभग 4 लाख के आसपास हुआ करती थी। सामाजिक दृष्टि से एक विशिष्ट वर्ग के रूप में कुलीन तंत्र को विशेष अधिकार, रियायतें, सुविधाएं प्राप्त थी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। उनको विशेष न्यायालयों में अभियोग की सुविधा थी, शिकार करने का अधिकार था। राज्य के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन के सभी उच्च पदों पर इन्हीं का एकाधिकार हुआ करता था। पादरी तंत्र की भांति कुलीन तंत्र के अंतर्गत भी अनेक आंतरिक वर्ग थे जिनकी भौतिक स्थितियों में भारी अंतर था, यद्यपि उनके विशेषाधिकार समान थे। कुलीन वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के कुलीन थे। शस्त्र आधारित कुलीन, अच्छा इनमें भी 2 क्वालिटी थी, 2 वैरायटी थी। एक तो शस्त्र आधारित कुलीन यानी नोबिलिटी ऑफ द स्वार्ड, तथा वस्त्र आधारित कुलीन नोबिलिटी ऑफ द रॉब। शस्त्र आधारित कुलीन वर्ग में पुराने सामंत थे जिनके पास बड़ी जमीन जायदादें, सैनिक शक्ति थी। इनमें से कुछ वर्साई के दरबार में रहते थे और कुछ लोग अपने सामंतीय जो ठाट बाट था वहां पर उच्च पदों पर कार्यरत होते थे। राजा से उन्हें विपुल दान मिलता था, उपहार मिलता था, पेंशनें मिलती थी। उनकी विलासिता और ऐशो आराम कुलीन वर्ग के अन्य लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण था। ऐसे सामंतों की संख्या अधिक नहीं थी, वे लगभग 1000 के आसपास होंगे। उनसे संख्या में कई गुना अधिक सामंत प्रांतों में भी रहते थे और प्रत्येक शासन कार्य संभालते थे। वे भी प्राय संपन्न थे, लेकिन दरबारी सामंतों की तरह उच्च पदों पर आसीन नहीं थे। तो ये जो सामंत वर्ग है, ये कुलीन वर्ग था। ये ऐशो आराम की वो जिंदगी जीता था जो आम आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तीसरा जो बड़ा स्टेट था वो फ्रांस की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा तृतीय स्टेट के रूप में जाना जाता था और जिसमें कृषक जो फ्रांस की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा थे, श्रमिक और मजदूर जो प्राय नगरों में कार्य करते थे, मध्यम वर्ग या बुजुर्गा जिसके अंतर्गत व्यापारी, शिक्षक, वकील, शिल्पी या आदि आते थे। तृतीय स्टेट के अंतर्गत आने वाले लोगों की भौतिक स्थितियों में बड़ा अंतर था। इसके अंतर्गत समृद्धतम व्यापारी से लेकर निर्धनतम कृषक तक व्यक्ति से प्रबुद्ध व्यक्ति से लेकर निरक्षर भट्टाचार्य तक शामिल थे। इस वर्ग में समानता का आधार यह था कि यह पूरा वर्ग विशेषाधिकार रहित था तथा राजकीय करों का बोझ केवल और केवल यही वर्ग वहन करता था। फ्रांस एक कृषि प्रधान देश था जहां की 80% जो जनता है वो कृषक थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति में भारी अंतर था। उत्तरी फ्रांस के किसान अपेक्षाकृत समृद्ध थे, लेकिन दक्षिणी फ्रांस के क्षेत्रों में, जैसा कि आर्थर यंग ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन फ्रांस में लिखा है, भीषण निर्धनता, अपर्याप्त भोजन तथा दुखद जीवन स्तर के चिन्ह देखने को मिलते हैं।
जो भी हो, कुल मिलाकर फ्रांस के कृषकों की स्थिति यूरोप के बहुत से अन्य देशों के कृषकों की स्थिति से काफी बेहतर थी। तो ये जो 3 वर्ग है, तीनों में असमानता इस कदर हावी हो गई थी, असमानता इस कदर बढ़ गई थी कि आपस में सामंजस्य बिल्कुल खत्म हो गया। और यही परिस्थितियां ऐसी थी कि जिसके कारण से फ्रांस के अंदर 1789 में शासक वर्ग की विलासिता, शासक वर्ग के आरामदायक जीवन और टैक्स अदायगी ना करने के विरुद्ध में टैक्स अदा करने वाला जो वर्ग था, तृतीय स्टेट जिसे हम कह रहे हैं, वो खड़ा हो गया और उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया और क्रांति होकर रही। इसके बहुत से और कारण थे। ये हम प्रारंभिक परिस्थितियां देख रहे हैं जो वर्ग पर आधारित थी। इसके अलावा और भी जो कारण थे वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।